भरतनाट्यम में जो बोल हैं वो हमेशा परकशन इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ होता है। हमारे साथ परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है मृदंगम। बाकी आप कथक में देखेंगे तो तबला होगा, आप ओडिसी में देखेंगे तो पखावज होगा, आप मणिपुरी में देखेंगे तो खोल होगा। तो उसको खोल भी कहते हैं, उसको पुंग भी कहते हैं। और फिर आप दक्षिण भारत में केरल में देखेंगे तो चंडई और मद्दलम होता है उसके साथ। सो हर एक शैली के साथ अपने प्रांत के हिसाब से एक परकशन इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाता है। लेकिन भारत इतना महान देश है कि आप हर फ्यू किलोमीटर्स जाएंगे तो एक नया परकशन इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा जो लोकली बनता होगा, लोकली बजता होगा, लोकली। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कह सकता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और भारत के बारे में, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ सो इंट्रीगिंग, सो ब्यूटीफुल अबाउट दिस कंट्री, दैट एवरी फ्यू किलोमीटर्स यू ट्रैवल देयर इज़ अ न्यू वीविंग टेक्निक, there is a new way of decorating the floor, there is a new way of decorating the wall, there is a new cuisine. चाय तक की टेस्ट बदल जाती है, you know, so it's amazing the state, the country that we live in. अब भरतनाट्यम का जो शुद्ध नृत्य है, हर स्टाइल में एक बैठने का एक बेसिक पॉस्चर होता है। भरतनाट्यम में पॉस्चर अरमंडी, हाफ सिटिंग पोजीशन। इसमें आप अगर कोशिश करेंगे बैठने की तो आप देखेंगे कि जब आप पैर खोल के नीज खोलेंगे तो बैक आगे आ जाता है, और अगर आप बैक स्ट्रेट रखेंगे तो नीज आगे आ जाएंगे। हमको तीनों चाहिए, पैर खोलना है, नीज खोलने हैं और बैठना भी। ये तीनों को कराने में एटलीस्ट 3 या 4 महीने लग जाते हैं बच्चों को जब आते हैं। तो 7+, 6+ में हमारे पास आते हैं बच्चे और इसको होल्ड नहीं कर पाते। थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते 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 उठ जाएंगे। तो उनको इसमें बिठा के रखना, और ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको बैठना है, इसमें आपको डांस भी तो करना है। तो इस पोजीशन में आके फर्स्ट थिंग इज़ टू बीट योर फीट, पहले सिखाया जाता है जस्ट टू बीट द फीट। फिर बहुत सारे पोजीशंस हैं, ये इसमें ऐसे होता था, द टेंडेंसी टू गेट अप इज ऑलवेज देयर। तो इसमें ये बैक स्ट्रेट रख के एकदम, इट्स लाइक हम जैसे कहते हैं ना, एक रॉड अगर बैक में फिट होए और एक पपेट आपको खींचे ऊपर से, उस तरीके से बैक स्ट्रेट होता है। तो ये बहुत कुछ एनालॉजीज दे के बच्चों को करना पड़ता है। फिर उसके बाद सिर्फ पैर का करने के बाद अडहुस, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे आप लैंग्वेज सीखते हो तो अल्फ़ाबेट्स पहले सीखते हो, नहीं तो वर्णमाला सीखते हैं, उसी प्रकार भरतनाट्यम में हम लोग अडहुस कहते हैं, बेसिक यूनिट्स ऑफ डांस, और उसको पहले सिखाते हैं। और वो लग जाता है लगभग 2.5 साल, 2.5-3 साल लग जाते हैं सिर्फ बेसिक अडहुस सीखने में, क्योंकि उसमें पॉस्चर, हस्तास, जो किस तरीके से आप हस्त मुद्रास पकड़ते हैं, और ताल में बीट के साथ उसको पकड़ना, जो आप राइट के लिए करते हैं वही आप लेफ्ट के लिए करते हैं। सेंस ऑफ बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। डांस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर, डांस इज अबाउट परफेक्शन, अबाउट लाइन्स, अबाउट ज्योमेट्री, particularly Bharatanatyam, because Bharatanatyam is a very very angular and a very geometrically lined. आप एक दो यहाँ से अगर जोड़ रहे हैं तो एक पूरा लाइन बन रहा है आपका, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो जो एक लाइन बन रहा है बॉडी से, पैर से, this line has to be maintained, and how you arrive at that line, because you know the process of arriving is very important in dance. ये नहीं है कि जैसे भी आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओ, अगर ऐसे खुलना है तो ऐसे ही खुलना है, फिर ऐसे टर्न होना है तो ऐसे ही टर्न होना है, फिर इसके बाद अगर आगे आना है तो यहाँ आके फिर आगे जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ से आप ऐसे कर लो। See the anesthetic quality, if you do this and do this, कहाँ से क्या लिंक ही नहीं बना। तो ये हुआ, फिर ये हुआ, यहाँ से ऐसे आया, ये एस्थेटिक मूवमेंट है। तो एक मूवमेंट को ज्योमेट्रिकली और ग्रामेटिकली उसको समझना, फिर उसके बाद उसकी एस्थेटिक क्वालिटी को समझना, दैट सेकेंड लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने से नहीं होता है। इसीलिए गुरु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि हर एक बॉडी अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी का टॉर्सो लंबा होता है, किसी के पैर बहुत लंबे होते हैं। तो एक ही मूवमेंट को आप 4 लोगों में देखोगे
तो बहुत अलग दिखता है. We have to change the angle. We have to change sometimes even the face profile. क्यों ऐसे होता है, मेरा शार्प जॉ है फॉर एग्जाम्पल, लाइन इज वेरी शार्प, तो मेरे को ये भी करूँ तो चलेगा. कभी कभी होता है कि जॉ लाइन इतना शार्प नहीं होता है, तो यू हैव टू डू दिस, पुश इट अ लिटिल मोर. You see, so these are the little changes we have to make in the execution of the article, which makes it aesthetic. Ultimately, what is grammar? ये भी आपको समझना है. ग्रामर आपको किसी चीज को बताने के लिए वो असिस्ट करता है. अगर लेकिन वो ग्रामर ही आप हर टाइम ग्रामर को ही लेके चलोगे तो वो देखने लायक नहीं होता है बहुत बार, क्योंकि यू सो प्रीऑक्यूपाइड, हाथ पांव पहुंचा, नेक यहाँ निकला, ये क्या, ये ग्रामर अच्छे से करके परफेक्ट करके ग्रामर को भूलना है. यू हैव टू फॉरगेट द ग्रामर एंड देन लर्न टू फ्लाई. जैसे हम कहते हैं रूट्स एंड विंग्स. रूट्स होने चाहिए, बहुत अच्छे रूट्स होने चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो उड़ान भी तो भरनी है आपको. जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं तो 20 साल से सीख रहा हूँ, तो मैं सोचती हूँ 20 साल से आप सीख रहे हो तो कब आप सोचोगे फिर? सोचना भी है ना. उस डांस या उस क्रिएटिव प्रोसेस को आपने सीखा है, टेक्निक सीखा है, तो उसके बाद आप सोचेंगे तब जाके आप आर्टिस्ट बनेंगे. परफॉर्मर और आर्टिस्ट, इसमें प्लीज डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है. आप किस लिए सीख रहे हो? आर्टिस्ट बनने के लिए सीख रहे हो कि परफॉर्मर बनने के लिए सीख रहे हो? मेरे ख्याल से आर्टिस्ट बनना चाहिए, जो कि सोल को अपलिफ्ट कर सके, क्योंकि आर्ट फॉर्म्स का उद्देश्य अल्टीमेटली क्या है? रस. तभी आप दिखाइए उनको, तो ट्रायंगल्स बनते हैं. हाँ. बॉडी में जैसे ज्योमेट्री कैसे बनती है? ज्योमेट्री जैसे तो एक तो हमारा बेसिक स्टांस ही ये है. अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, एपेक्स लाइन, स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, हाथ ये बन रहा है. ये है बेसिक पोस्चर भरतनाट्यम का. फिर ये, अब अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है. क्या आपको दिखता है इसमें? क्योंकि हर एक का परसेप्शन अलग होता है. जैसे मैंने कल आपसे पूछा था ये पेंटिंग अच्छी है क्या, तो इन्होंने कहा ये तो आप पे निर्भर करता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं. मैं कैसे बताऊँ ये पेंटिंग अच्छी है कि नहीं? तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस एंड डिसीजन वेदर यू लाइक समथिंग, डोंट लाइक समथिंग, बट इन्फॉर्म्ड चॉइस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन. आजकल ये हो रहा है कि क्लासिकल के नाम पे आप कहते हैं कोई करता है, पता नहीं क्या है, हम नहीं करते हैं. उसका ना तो सुने हो आप, अगर सुनते भी हो तो एक बिगिनर को सुना होगा जो 2 साल सीखा होगा, बेचारा अपना ही ग्रामर में फंसा हुआ है, उसको सुन के आपने कह दे ये तो बेकार है. या तो डांस अपने नेबर के बच्चे का अरंगेट्रम देख लिया होगा, कहते हैं ये डांस देखने लायक ही नहीं है, बहुत ही खराब. अब वो बेचारी लड़की 8 साल की लड़की अभी सीख ही रही है. आप अच्छे पारंगत लोगों को देखिए, सुनिए, फिर उसके बाद अपनी राय बनाइए. तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्म्ड चॉइस और रिजेक्शन, फिर भी आप रिजेक्ट करें वो उसमें कोई बात नहीं है, नहीं अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, लेकिन उसमें थोड़ा घुस के उसको देख के समझ के फिर रिजेक्ट करें तो मैं मानूँ. दलील दे के रिजेक्ट करिए, ये नहीं कि कुछ पता ही नहीं है और फिर आप कह रहे हैं अच्छा नहीं है. हस्तास, I'll come to हस्तास. जो शुद्ध नृत्य में बहुत हस्तास हैं, हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं. अब इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, ये शुद्ध नृत्य के हस्तास हैं और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मीनिंग कम्युनिकेट हो या कुछ हो. ये सिर्फ सुंदरता क्रिएट करते हैं. उसको यूँ यूज़ कर लिया, यूँ यूज़ कर लिया, यूँ यूज़ कर लिया, यूँ यूज़ कर लिया. ये फिनिशिंग अड़बूस है. जैसे आप तिहाई देते हैं तो इन अड़बूस से तिहाई देते हैं आप. अब इसमें सब देखिए, एंगल, बॉडी मूवमेंट एकदम स्ट्रेट है, कोई इसमें लाइन नहीं है. जैसे उड़ीसी में ये होता है ना, काफ़ी हम लोगों का कर्व नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है, ज्योमेट्री और लीनियर, वेरी लीनियर एंड स्ट्रेट. एंड द बॉडी स्पाइन इज हेल्ड. बेंड भी होता है तो साइड बेंड इस तरीके से होता है, ये नहीं है. कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं है कि आप स्पाइन को बेंड होता है तो ये बेंड होगा, आगे का बेंड होगा तो ये होगा. शोल्डर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, ये नहीं है. आप नॉर्मली किसी भी चीज़ के लिए बेंड करेंगे तो ये करेंगे ना, हमारा ये है, ये बेंड है, साइड भी ये बेंड है,
बैठने के तरीके भी अगर ले भी रहे हैं तो ये होगा सर्कुलर मूवमेंट, वेरी लेस, नॉर्मली इट्स ऑल साइड एंड फ्रंट, बहुत कम राउंड मूवमेंट्स हैं हमारे। तो ये स्टाइलिस्टिकली ईच स्टाइल हैज़ इट्स ओन वे ऑफ सेइंग थिंग्स। हमारे अड़हू पैटर्न्स, मैं एक दो अड़हू आपको करके बताऊंगी ताकि आपको पता लगे कि ये जो मैंने पैर का मूवमेंट किया, तेई हट तेई ही, ये हाथ के साथ जब करते हैं तेई हट तेई ही, 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 तेई हट तेई ही। तो ये एक अड़हू है। दिस इज वन बिल्डिंग ब्लॉक, वन अल्फाबेट ऑफ डांस। तेयुम दत्ता तेयुम ताहा, तेयुम दत्ता तेयुम ताहा, ये एक और है। ऐसे बहुत सारे हैं। जंप्स और लीप्स भी है। तक दिम्मी तकिट, अब ये लीप हुआ, लीप में भी हाथ वैसे ही जाता है, बहुत स्ट्रेट। 1 2 3 4 तकिट। फिर पंचनड़ई है, 5 types of rhythms, which is takita, takadimi, takita, which is 5. 7 is takita, takadimi, mishram, and sankirnam is takadimi, takita. इसमें सारा mathematics of dance get pushed into all these 5 jatis. So the basic unit of dance or the tala cycle might be in Chatushram, but in Chatushram you can fit all these 5 jatis. So that it becomes complex rhythmic patterns. अब बोल बहुत important है भरतनाट्यम में। जैसे जति प्योर डांस के सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें होता है ताटिको टेटिको ताका डिंगो ताकिटा ताका डिंग डिंग कुकुता डिंग कुकुता कुकुता डिंगो ताको डिंग डिंगो ताको द्रगड़ा तलंग कुतक। तो मुझे कभी-कभी लगता है ये रैप वैप का बड़ा बोलते हैं लोग, ये रैप है, ये वो है। मैंने कहा रैप तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, हमारे से ही लिया होगा रैप वैप जो भी है। क्योंकि तनेक तक नाक तक जम तारी तना तना त जुणु जुणु त दिमी दिमी त तनेक तक नाक तक जम तारी तना तना त जुणु जुणु त दिमी दिमी त तारी तारी त तना 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 त जुणु 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 त दिमी 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 त किटा तारी त तना त जुणु त दिमी त ता कृतक तार कर दुमता कृतक तार कर दुमता कृतक तार कर दुमता। सो यू सी अ लॉट ऑफ दिस, बहुत सारे बोल तो हमारे में इतने सारे हैं। तकजम ता दी है तना ता ना ता जुणु ता दिंग किन्ना तो ता तत्ती ता ततना ता तजुणु ता तदिमी ततरी। अब इसमें बोल में भी जो हम करते हैं वो मैच करता है। जैसे तकजम ता दी तदना बड़ा स्ट्रांग है, सो उसके लिए कॉम्पोजिशन भी हम लोग ऐसे करते हैं तकजम ता दी ततन, तो जाके वो स्ट्रांग बोल के लिए स्ट्रांग हो। ततरी ततना तजुणु ततिमी। डांस में एक ही फोर्स नहीं यूज होता है, कहाँ पे सॉफ्ट कहाँ पे स्ट्रांग, ये बोल के हिसाब से ये सब आज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी समझ, सॉरी टू से, दिस इज अ साइन ऑफ एजिंग, यू नो। जब आप अपने अगले जनरेशन को क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, दैट मीन आप बूढ़े हो मैं अपने आप को मानती हूँ क्योंकि सब कुछ ठीक लगता है जब आप खुद कर रहे होते हैं। जब अगली जनरेशन, शायद मैं जब यंगस्टर थी और करती थी तो मेरे सीनियर्स यही कहते हो क्या करती है ये लड़की। तो ये एक क्रम है, चलता रहता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जो बोल पे हम लोगों ने बहुत कॉन्सेंट्रेट इसलिए भी किया क्योंकि हमारे जो टीचर थे उन्होंने बार ऑफ डांस बहुत रेज कर दिया था। क्योंकि मेरी पहली टीचर जो थी वो सरस्वती वीणा पे तीन घंटों का कॉन्सर्ट करती थी, गाती थी, टाइगर वरदाचारी की स्टूडेंट थी, पूरा कॉन्सर्ट दे सकती थी 3 घंटे का, और वो नृत्य करती थी। तो और वो कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु और तमिल और संस्कृत सब कुछ जानती थी और सब प्राइमरी टेक्स्ट को वो एक्सेस कर सकती थी। तो ये थी मेरी टीचर। तो मुझे लगता था कि ये सब आप नहीं कर सकते तो फिर आप डांस मत करिए, है ना। ये ऐसा सोच था उनका और ऐसा हमारी ट्रेनिंग थी। तो वीणा तो मैंने शुरू किया लेकिन वीणा हो नहीं पाया, यहाँ बहुत दर्द होने लग गया तो वीणा तो बीच में छूट गया। गाना चला, 20 साल मैंने ट्रेनिंग कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में ट्रेनिंग करी और डांस रखा। और
पढ़ाई रखी। जैसे सुनील भाई ने कहा कि ये बनिया नहीं बने, थैंक गॉड। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कम होने से दुनिया में कुछ रुक नहीं जाएगा, बहुत सारे हैं। तो मैंने भी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स किया लेडी श्री राम कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते थे, जैसे बहुत सारे आपके पेरेंट्स भी सोचे होंगे कि वो नृत्य में क्या है, नृत्य में क्या कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी शब्द जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि सिक्योरिटी, अब पता लग रहा है सिक्योरिटी होता क्या है। हाँ, तो सिक्योरिटी से केवल पैसे से सिक्योरिटी मिलती है, ये सोचने वाली बात है। सबका अपना अपना राय है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि ग्रेजुएशन तो हमारे फैमिली में सभी ने कर रखा है, ग्रेजुएशन कौन सी महान बात है, मास्टर्स तो करना चाहिए, तब पढ़ा लिखा होता है कोई। तो फिर मैंने कहा मैथ्स में तो मैं नहीं जाऊँगी आगे, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आई वेंट इन टू कम्युनिकेशंस, और मास्टर्स में मैंने IIMC से किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। उसके बाद हाथ जोड़ के फिर वापस बोले कि भैया अब क्या होगा, तो क्या अब काम कर लो थोड़े दिन, उसके बाद सोचेंगे। तो ये क्रम चलता गया। फिर काम किया, 1-2 साल ट्राई किया कि भाई डांस भी कर ले, ये भी कर ले। जैसे अपने आप को सुपर ह्यूमन तो समझते हैं हम लोग सब ना, तो सुपर ह्यूमन समझे, बट वो हो नहीं पाया। काम करते थे तो लगता था कि भाई रियाज छूट रहा है, काम नहीं हो रहा है, क्या है, स्टैग्नेशन हो रही है, अंदर से हो रहा है। फिर घर आते थे तो गुरुजी बैठे रहते थे और हम आके डांस करते थे, कहते कि अब तो थक गए, कैसे करें। अब दैट ट्रैवलिंग इन 2 boats डिड नॉट वर्क फॉर मी। तो एक दिन मैं उठ के मैंने कहा कि भाई हो गया, अब किसी की बात नहीं सुननी, अब चलो। गुरुजी के पास गई मैं और कहा कि आप क्या मुझे 4 घंटा रोज दे सकते हैं सुबह, क्योंकि कुछ छोड़ के जब आते हो तो लगता तो है कि भाई किस के भरोसे क्या करें, क्योंकि आर्ट्स में ये है कि कोई फीलिंग ऑफ फैमिली नहीं रहती है इसमें, सब अपना अपना करते रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा अभी जाके रिज़ाइन करो और आ जाओ। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी, जब गुरुजी ने मुझे कहा कि 4 घंटे क्या 6 घंटे दूंगा मैं तेरे लिए। तो आके फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, 8-8 घंटे में रियाज करती थी। ये कहते हैं ना, यतो हस्ता ततो दृष्टि, यानी कि जहाँ हाथ जाता है वहाँ यतो हस्ता ततो दृष्टि जानी चाहिए, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, ततो भावः ततो रसः। जहाँ भाव होता है वहाँ रस होता है, और रस आप में होता है। तो ये देखिए आप, ये हमारा हस्ता है मून के लिए, अब ये मून है, अब इसको आप मून कैसे बनाएंगे, ये पूरे श्लोक का कह रही हूँ मैं। यतो हस्त ततो दृष्टि, ततो दृष्टि ततो मनः, ततो मनः ततो भावः। This is the beauty that one has to So, understand. हस्ता से कुछ भी नहीं बनता है, ग्रामर ये है, इसके आगे ग्रामर तो कुछ बताता नहीं है आपको, कैसे उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज करना है, कैसे उसको बनाना है। हाथ अपने आप में हंसता तो कुछ भी नहीं है, इसमें प्राण फूकने पड़ते हैं, उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज करना पड़ता है, तब जाके उसको आप कहते हैं कि शरद विमल नभ चंद विराजे, शरद विमल नभ चंद। अब देखिए क्लाउड्स जैसे घूंघट उठता है, शरद विमल नभ चंद विराजे, शरद विमल नभ चंद विराजे, शरद विमल नभ। अब शरद विमल नभ चंद विराजे, एक ही इतना ही है लाइन, लेकिन उसको किस तरीके से आप बता सकते हो। शरद विमल नभ चंद विराजे, शरद विमल नभ चंद विराजे, शरद विमल नभ चंद विराजे। क्या क्या इसका इफेक्ट होता है, और ये एक ही जैसे नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये नहीं कहते हो कि मैंने भीमसेन जोशी का राग यमन सुन लिया है, बार बार सुनते हैं, बार बार उसका एक नया रूप निकल के आता है। अब ये शरद विमल मैंने
100 बार किया होगा इसको, लेकिन कोई 2 बार एक जैसा नहीं बना है। ये अलग अलग बनता है, माहौल है, म्यूजिक है, क्या उस दिन का क्या आपका रहा है, वो सारा होता है। जैसे आप पेंटिंग के लिए बैठते हैं, एक ही मन को लेके नहीं ना बैठते। अगर कल कुछ किया है और कंटिन्यूटी के लिए आप अगले दिन बैठते हो, वहीं उसी पॉइंट पे तो नहीं जा सकते, किसी और पॉइंट से शुरू करोगे आप, क्योंकि बीच में बहुत कुछ हो चुका है। एंड दैट यू हैव टू ब्रिंग टू योर आर्ट। उनकी जो खासियत एक्सपीरियंस ये आपकी है वो इतनी तो बड़ी आर्ट कलाकार की कि वो कालिदास ने बहुत सुंदर कहा है। तब मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि कैसी बात आती है गीता जी में। तो क्षणे क्षणे यम दवताम उपेद तदेव रूप रमयेत आया। कालिदास ने कहा है प्रत्येक क्षण में कलाकार, नृत्यकार, गाने वाले नवीनता का आरोपण करते हैं, उसको ही ब्यूटीफुल माना जाता है। तो जो रसिक लोग हैं, जैसे मैं रसिक हूँ, बहुत मैंने कुछ देखा है, तो मुझे उनका डांस देखते देखते पैरेलल एक प्रोसेस चलता था मन में, क्या क्या बात है, कितना सुंदर कर रही वो। तो उसने जो मैं भी जानता हूँ कि वो तो उन्होंने कहा शरद विमल, पर इसके बावजूद उसमें उसका क्या आरोपण आया, ताकि वो जो विमल शब्द है वो कहीं किस तरह मेरे मन में और नया रूप लाता है, वो बात बनती है। ये बात बड़ी सूक्ष्म होती है। ये बात यही बहुत मैं दफे कहा है। कह रही थी इनको कि टैंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ डांस आज बहुत इवॉल्व हो गया है, हाँ। क्योंकि टैंजिबल है वो सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और श्रम के साथ उसको आप कर ही सकते हैं। लेकिन जो इंटेंजिबल्स जो डांस में है, आर्ट में जो इंटेंजिबल्स हैं, जो सिखाया नहीं जा सकता, जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसको सीखने, हाँ, वो आत्मा अनुभूति, और जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आप आर्ट में लाते हो, जो एक्सपीरियंस, कोई एक पोएम पढ़ा होगा उस हफ्ते, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है आपके उस परफॉर्मेंस में, वो जो आप लाते हो नयापन। नयापन क्या, वो एक प्रोसेस, जो कहती हूँ, नयापन शब्द से ही बहुत मेरे को घबराहट होती है आजकल, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो होता है, हमारे बच्चे जो इनकाउंटर करते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने इस बार नया क्या किया है। यार पुराना ही ठीक से कर लो, बहुत है। तो ये नया नया जो है, कि क्या नया क्या पुराना, जो आज है वो भी तो कभी पुराना था, या आज जो है वो नया पुराना, ये नया पुराना का आर्ग्यूमेंट बहुत ही मेरे ख्याल से घिसपिट गया है। तो ये प्रोसेस एक चालू आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोसेस के बिना कुछ भी, और उसमें और तरीके के प्रोसेस, ये नहीं कि एक ही तरीके का, उसमें बहुत सारी डाइवर्जन्स लेके आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो मेरे ख्याल से एनरिचिंग बनता है। जैसे कालिदास को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो वो बहुत फिलिग्रीड लिखते हैं, यानी कि ऑलरेडी उसमें इमेजरी इतना है, ऑलरेडी रिच इमेजरी है, तो उसको आप आगे, उसके आगे क्या ले जाएंगे, और उसको में क्या जोड़ेंगे, और उसको म्यूजिकली कैसे, विदाउट स्पॉइलिंग द पोइट्री। ये एक म्यूजिक में बात आ गए हम लोग, क्यों म्यूजिक जो है आजकल ये कह देते हैं म्यूजिशियन को कि इसका म्यूजिक कर दो, अब म्यूजिक लेके आ गए वो। अब म्यूजिक में जो उन्होंने क्या है, इतनी आप में भी होनी चाहिए इंटेलिजेंस की, वो जो म्यूजिक करके लाते हैं, या आपने जो आप नहीं बता रहे हो उनको करके लाते हैं, वो डांस पे बैठ रहा है, वो राग उस पोइट्री के साथ जुड़ रहा है, और उस पे क्या आप बिना उस लिरिक को स्पॉइल किए आप क्या उसको एनहांस नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। फिर तीसरा लेवल कोरियोग्राफी का क्या बन रहा है। तो पहला तो पोइट्री का लेवल हुआ, फिर म्यूजिक का लेवल हुआ, फिर प्रस्तुतिकरण, यानी कि उसको ट्रांसलेटिंग इनटू विजुअल वोकैबुलरी, वो हो रहा है। तो तीनों का क्या बैलेंस है, कहीं पे म्यूजिक उठेगा और आप सिर्फ एक साइलेंस में भी वो बात कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपका ही इनपुट फुल रहे, या कहीं पोइट्री इतना है कि सिर्फ उसको चांट कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको गाया भी जाए, सिर्फ उसको बताने से ही वो इफ़ेक्ट बन जाता है। तो ये जो प्रोपोर्शंस किस में क्या रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, और उसको मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। और एक ही लाइन को आजकल मैं देख रही हूँ कि म्यूजिशियन को कहते हैं 4 बार गा दो भैया। अब 4 बार वो क्या गा रहा है, क्या नुआंसिंग आप ला रहे हैं, सो ग सू ग ना तो सुगुण वेणु गोपाल। Now that pal, unless you know the cadence
कैडेंस ऑफ द म्यूजिक। अब ये पता लग गया कि सर हिलाना है, अब वो उस म्यूजिक के कैडेंस के साथ नहीं हिलेगा अगर आप म्यूजिक के पैटर्न्स नहीं जानते हो तो। कहीं पे जाके सर हिल रहा है, क्या मतलब है? सो ये जो स्ट्रक्चर है डांस का बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें योग भी है, इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें रिदम भी है, इसमें पोइट्री भी है, इसमें हस्तास भी है, इसमें माइथोलॉजी भी है, इसमें फिलॉसफी भी है। जो कहानियाँ आप बता रहे हैं, जब तक आप माइथोलॉजी में पूरी तरह डूब नहीं जाते हो और सारे एलिमेंट्स नहीं जानते हो, आज भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैसे छूट गया पहले। अब कल मैंने विष्णु का जो शेष शैया में बताया था, तो ऐसे ही मैं वो तो है कि वो सागर में अले, फिर कल एकदम करते हुए मुझे लगा कि आफ्टर ऑल इट्स द मिल्की ओशन, तो मुझे लगा ये मिल्की दिखाना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली मुझे वो मिल्की जुड़ गया उसमें। तो फिर सडनली अब लोटस दिखा रही थी मैं, पद्मनाभा, नाभि से पद्म निकलता है। फिर मुझे एकदम से याद आया उस पद्म में कौन बैठे हैं? ब्रह्मा बैठे हैं। तो ये सब पोइट्री में नहीं बता रहा है, लेकिन आप जोड़ते हो। ऐसे ही तो बनती है विजुअल इमेजरी, बड़ी ऐसे बनता रहता है, जुड़ता जाता है। तो मेरे ख्याल से ये, अब मैं कुछ थोड़े क्वेश्चंस ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि समय का भी बहुत अभाव है, ये नहीं हो